नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये करंट अफेयर है। देखिए, करंट अफेयर हम लोग करेंगे दो प्रकार के। एक करंट अफेयर होगा सीधे वन लाइनर, जो कि सीधे रटना होगा आप लोगों को। ऐसे करंट अफेयर पूछे जाते हैं टीचिंग संबंधी एग्जामों में, जैसे खास तौर से डीसीसी पीआरटी भी आ रहा है मार्च में आप लोगों के आगे। तो उसमें जीएस के 20 क्वेश्चनों में एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, बहुत बड़े डिसाइडिंग होते हैं। जीएस आप कितना भी स्ट्रॉन्ग करके चलिए, जो स्टैटिक जीएस है वहाँ से आप पूरे में से पूरे अंक नहीं ला सकते। करंट अफेयर वो सेक्शन है जहाँ से आप पूरे में से पूरे लगभग पूरे नंबर ला सकते हैं। तो जो करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से करते हैं तो चीज़ें आसानी से आपके काबू में, काफ़ी अच्छे से करंट अफेयर आप 70 से 80% करंट अफेयर आपके सही हो सकते हैं। आपको एटलीस्ट 8 महीने का करंट अफेयर करना होगा और 6 महीने का बहुत अच्छे से डिटेल में करना होगा। जिस तरह से मैं करा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को सितंबर से लेके अभी ये फरवरी लास्ट तक का करंट अफेयर डीसीसी पीआरटी के हिसाब से फटाफट कराऊंगा। उसका पहला श्रेणी का लेक्चर है। इसको जिस प्रकार से मैंने तैयार किया, छोटा सा बुलेट फॉर्म में है, बस सीधे आपको याद करना है। और वही छोटी सी पुरानी बात, लिखना होगा, सिर्फ लिखना होगा, लिखना होगा और लिखना होगा। चलिए सेशन को शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपका समय कम लूँगा और ज्ञान सीधे सीधे होगा। फरवरी से हम लोग पीछे की ओर जाएंगे, इधर से जाएंगे उतना ही इंपॉर्टेंट, मतलब नज़दीक में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। 3 महीना बहुत गहन, फिर उससे कम और आखिरी के 2-3 महीनों में थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सीधे क्वेश्चन, सीधे अंक के आंसर याद करने। इनके ये वो हैं जो इनके आंसर याद करने, और जो मैं पीसीएस के लिए करंट अफेयर इन 2 मिनट्स में करा रहा हूँ, उसको अब डिटेल में करना होगा। ठीक, चलिए। तो ये प्योरली आपका डीएसएसबी पीआरटी को लेके। केवीएस पीआरटी में इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज जब केवीएस पीआरटी आएगा तब हम करंट डिसाइड करेंगे कब तक का पढ़ना है। ठीक, दूसरी बात, डीएसएसबी की डेट आ गई है, इसलिए डीएसएसबी का करंट हम उस हिसाब से फ्रेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूपी पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन यूपी पीसीएस के करंट हमारे जो दूसरे होंगे ना, वो बहुत इलेबोरेटिव होंगे। अगर आपका मन करे, आप टीचिंग एग्जाम सिर्फ दे रहे हैं तो आपका मन करे तो वो देखिएगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिएगा। लेकिन आप पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो ये वाले करंट भी देखिए और जो डिटेल वाले होंगे वो भी करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत की अनुमानित जीडीपी इस वर्ष में क्या रहने वाली है। इस बार की जो एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ बताया गया है कि करीब 9.2% की रहेगी, जो कि अपनी लीग में सबसे बड़ी ग्रोथ होगी डेवलपिंग नेशंस में। ठीक है, 9.2% का एस्टिमेटेड ग्रोथ भारत के बजट के अनुसार बता रहे हैं आपको, बजट के अनुसार ये बताया गया है। दूसरा क्वेश्चन है भारत का फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कितने फीसदी रहा है इस बार। 6.9%, 6.8% का टारगेट था लाने का, लेकिन उतना नहीं पहुंच पाया। तो 6.9% हमारा इस बार का राजकोषीय घाटा रहा है। क्या होता है? आय और जो खर्च है उसका गैप। दूसरा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता हुआ मुझे दिख रहा है। 2 नई वेटलैंड साइट्स इंडिया में और ऐड हो गई हैं। ठीक, भारत में 2 नई आर्द्रभूमियाँ वो होती हैं जो कि पानी का या दलदली क्षेत्र है ना, जो कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठता है नियमन से, और उसको आर्द्रभूमियाँ या वेटलैंड साइट या रामसर साइट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में ये सब मिला के 49 रामसर साइट्स हो गई हैं। और इसमें खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इन 2 को अब रामसर साइट का दर्जा दिया गया। 2 नए आर्द्रभूमियाँ जो हैं वो रामसर साइट में कन्वर्ट हो गई हैं। रामसर साइट बेसिकली नाम शुरू हुआ था रामसर कन्वेंशन, ईरान में जगह है रामसर। 1971 में वहाँ एक बैठक हुई जिसमें बात की गई कि हमें जो दलदली क्षेत्र है या जो पानी के नरम क्षेत्र है, आर्द्रभूमि है, वेटलैंड है, इसको हमें संरक्षण करना चाहिए। और उसके लिए हर वर्ष चिन्हित किया जाता है कुछ पर्टिकुलर इलाकों को, जगहों को, जिसकी संरक्षण की बहुत नीड है। तो भारत में टोटल 49 ऐसी जगह हो गई हैं जो कि रामसर कन्वेंशन के अनुसार रामसर साइट के रूप में कार्य या दिखती हैं। ठीक, जो 2 लेटेस्ट हैं उनको याद रखिएगा। ये खिजाड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका है गुजरात में, गुजरात, और ये बगीरा है आपका संत कबीर नगर के पास है आपका, ये उत्तर प्रदेश। ठीक, आगे की ओर अगर चलें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केसर का कटोरा नाम से ये परियोजना चलाई है भारत सरकार की स्कीम है। इसके अंतर्गत केसर की पैदावार बढ़ानी है। और कहाँ पे? अरुणाचल और मेघालय में इसकी खेती होगी। केसर के लिए फेमस है कश्मीर, तो अब अरुणाचल और मेघालय में भी इसकी खेती की शुरुआत की जाएगी। और ये नेक्टर के द्वारा, नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्निकल एप्लीकेशन एंड रीच, इसके द्वारा, इस इनिशिएटिव के द्वारा ये केसर का जो खेती का इशू नॉर्थ ईस्ट में, वो एक प्रकार से इस कृषि को शुरू किया जा रहा है। बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगी फसल होती है, आप लोगों ने देखा होगा केसर। और आप लोगों ने इधर भी विगत कुछ वर्षों में देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में कई प्रकार के कल्टीवेशन को लेकर कार्य किया जा रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा, सीबीडीसी शुरू हो रही है,
सेंट्रल बैंक का डिजिटल करेंसी, आपको पता है कि भारत सरकार जो है उसने क्रिप्टो करेंसी पे 30% टैक्स लगाया है। क्रिप्टो करेंसी को वो इलीगल मानता है और उसी तर्ज पे भारत सरकार ने बोला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर अब हम अपनी जो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, वो अपनी एक डिजिटल करेंसी है ना निकालेगा। ठीक, याद रखिएगा। जल्दी से चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जितने पीआरटी एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, उसके जीएस प्लस जितना टीचिंग संबंधी एग्जाम है उसके लिए या पीसीएस के लिए ये चैनल आप लोग के बहुत ही उपयुक्त होगा। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे? हैदराबाद में। हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति किसकी है? वो रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य जो भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए बहुत फेमस संत थे और इनके स्टैचू को, इनके मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी या समानता की मूर्ति क्यों कहा गया? समाज में इनके लिए चलाया गया सामाजिक आंदोलन। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद में है, ये पेपर में आने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात। नेक्स्ट 400 T18 ट्रेनें चलाएंगी जिसको आप लोग बहुत फेमसली वंदे भारत ट्रेन जानते हैं। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है जो इस बार बजट में बोला गया कि 400 और T18 कैटेगरी की वंदे भारत ट्रेनों का ऑपरेशन किया जाएगा। वर्तमान में कई रूट्स पे चल रही हैं ऑलरेडी, दिल्ली से बनारस पे, दिल्ली से श्री वैष्णो देवी के लिए, है ना, अलग अलग रूट्स पे। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर मूनशॉट। कैंसर मूनशॉट के नाम से ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है किसके द्वारा? अभी आपको पता है कि हाल ही में कैंसर दिवस बीता है फरवरी में, है ना, पिंक रिबन से इसको शो करते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट में किस दिन को कैंसर डे बोलते हैं, किस दिन को वेटलैंड डे बोलते हैं। ठीक है, तो इस दिन अभी अमेरिका ने घोषणा की है कि वो 2047 तक कैंसर को 50% मरीजों की संख्या घटाना चाहता है और इसके लिए इसने कैंसर मूनशॉट का नाम से ये परियोजना शुरू की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की इसकी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा सकता है क्वेश्चन। कैंसर मूनशॉट किस देश की परियोजना है, किस देश का एम्बिशियस टारगेट है? कैंसर जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी जिसका अभी दुनिया में व्यापक इलाज नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए एक बड़ा इनिशिएटिव माना जा सकता है। 2047 तक 50% जिसके पेशेंट है उसमें डिक्रीज लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विंटर ओलंपिक का जो कि चाइना में हो रहा है, ठीक है, चीन में हो रहा है विंटर ओलंपिक, उसका डिप्लोमेटिक बहिष्कार किया है बहुत सारे देशों ने, भारत ने भी किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विंटर ओलंपिक जो कि चीन में हो रहे हैं जिसमें कि भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे वो आरिफ खान थे, है ना, जो स्कीइंग करते हैं। ठीक, और किसने कूटनीतिक विरोध किया चाइना का, है ना, अपने समारोह में अपने डेलीगेट्स को ना भेज के। जैसे इंडिया ने अपने डेलीगेट्स नहीं भेजे, बहुत से देशों ने अपनी टीम भी नहीं भेजी। इंडिया, यूएस, यूके, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान और नीदरलैंड। ठीक है, हमें इंडिया का अपना ध्यान देना है बहुत कि इंडिया ने अपने क्यों किया था इंडिया ने सब? बिकॉज इन्होंने जो डोकलाम में जो इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी का क्लैश हुआ था, उस वहाँ उनका जो सर्वोच्च अधिकारी था उसको इन्होंने इस बार टॉर्च बीरर बनाया था। तो एक प्रकार से पॉलिटिकल मूव था स्पोर्ट्स में जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलेंगे तो बोलेंगे कि लता मंगेशकर जी का भी हाल ही में निधन हुआ। स्वर कोकिला के नाम से जानी जाती थी, भारत की मतलब महानतम गीतकारों में से एक रहेंगी और जीवन भर रहेंगी। उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। 1929 में उनका जन्म हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके ऊपर से क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। 30,000 से अधिक गाने इन्होंने गाए और नेहरू जी से लेकर और मोदी जी का पूरा समय काल इन्होंने देखा। अब इनको देखिए 1987 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था और 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। यहाँ से क्वेश्चन मुझे बिल्कुल आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी इनकी हाल ही में इनका निधन हुआ है। आईसीसी अंडर 19 का क्रिकेट वर्ल्ड कप हमने जीत लिया है और जीता है हमने 5वीं बार। इस बार का वर्ल्ड कप बच्चे कहाँ हो रहा था? वेस्ट इंडीज़ में हो रहा था। हरा, ठीक है, इंग्लैंड को हराया हमने फाइनल में। हमारे कप्तान कौन थे? यश ढुल, ठीक है, यश ढुल। बस इतना ही सफिशिएंट है, खेल को उड़ा के रख दीजिएगा। और ये 5वीं बार हम लोगों ने वर्ल्ड कप जीता है ज़बरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे तो ऑपरेशन आहट किसका है? ऑपरेशन आहट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए आरपीएफ के द्वारा चलाया गया इनिशिएटिव। ट्रेनों में जो लंबी दूरी की ट्रेनें होती हैं उसमें गहन जांच करना कि कोई ऐसा इवेंट तो नहीं हो रहा जिससे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खतरा लगे या मानव तस्करी। आप लोगों ने देखा होगा कि दूर से लड़कियों बच्चों को लाया जाता है और दूसरी जगह उनसे गलत कार्य करवाए जाते हैं, उनको बेचा जाता है ना। और ये इन सबको रोकने के लिए आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ये इनिशिएटिव है। ऑपरेशन आहट रेलवे का है,
ठीक है, पेपर में आने जा रहा है क्वेश्चन, कोई रोक नहीं सकता है। कैसा लगा ये सेशन मुझे बताइएगा। चीज़ें ठीक रहती हैं तो करंट अफेयर और बड़े सेशन लेके आऊँगा। और DSSB की जो परीक्षा हो रही है इसमें करंट अफेयर ध्वस्त, DSSB की जो भी परीक्षा हो रही है GS का करंट अफेयर यहाँ से बाहर नहीं आएगा। थैंक यू, बाय बाय।